के जो नोबल गैसेस हैं उनके अंदर हम कोलेंट रेडियस उनका नहीं ले सकते हैं, उनका लेते ही वंडरवॉल्स रेडियस है फिर। तो वंडरवॉल्स रेडियस जो होता है वो लार्जर होता है। तो वो मैं आपको बुक के पेजेस वगैरह भेज दूंगा, बाकी आप पढ़ने देखें। पढ़ना चाहिए बंदे को, नॉलेज तो होनी चाहिए ना। फिर सही है गलत का डिसाइड फिर आपका लेना खुद ही। और लाजमी नहीं है कि वही चीज आ जाए एग्जाम के अंदर जो आप पढ़े, मगर कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो कोई अगर कोई गलती लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत पढ़ लें उस चीज को। हमें पता तो होना चाहिए कि इसकी सही जवाब ये है। ठीक है, फिर बुक में लिखा हुआ जो कह रहे हैं कोई मसला हो सकता है नेक्स्ट ईयर। अब सेम हमारी जो है बुक में लिखा हुआ है, जो फेडरल की बुक है उसमें आर्गन का साइज आप देख लो भाई, आप चेक कर लो। क्योंकि हमारे जो फेडरल की बुक है उसमें पीरियड 3 का उन्होंने साइज लिखा है। तो आर्गन का साइज बहुत लार्जर लिख दिया। अगर आपके अभी आपके पास बुक है तो भले अभी चेक कर लो। एटॉमिक रेडियस देखो, पहला टॉपिक ये ना एटॉमिक रेडियस का है। उसमें उन्होंने पीरियड 3 दिया है। पीरियड 3 में मैंने आपको सेकंड पीरियड का पढ़ाया है, उन्होंने पीरियड 3 दिया है। उसमें देखो आर्गन का साइज लार्जर है, क्योंकि वो कोलेंट सॉरी रेडियस होता है। अच्छा, तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे एटॉमिक्स रेडियस ही पढ़ते ही पढ़ लिया था। हम्म? अच्छा, वो आयनिक रेडियस, सॉरी मैंने कहा वही तो पूछ रहा हूं, मैंने कहा एटॉमिक रेडियस चल रहा है या आयनिक चल रहा है। आयनिक रेडियस पढ़ा है। अच्छा देखें, एटॉमिक रेडियस अब आते हैं आयनिक रेडियस। अच्छा, तो आयनिक रेडियस तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन कर दे। एटम को इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता है तो बन जाता है केटाइन, बन जाता है पॉजिटिव आयन। और जब एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है नेगेटिव आयन। तो आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन इज सिमिलर देन न्यूट्रल एटम। जो केटाइन का साइज है, साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। देखो साइज ऑफ केटाइन या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से का साइज स्मॉलर होगा। देखें सोडियम एटम को हम लेते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 11 और प्रोटॉन भी है 11। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इसके अंदर। क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बनाता है सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब ये बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है आयनिक बॉन्ड बनाने में। अच्छा, तो सोडियम आयन बन गया। तो देखो सोडियम आयन में आखिरी जो शेल था वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। आखिरी शेल खाली हो गया, एक लेवल क्या होगी, शेल की कम हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके अंदर 10 और प्रोटॉन हो गए इसके अंदर 11। ठीक है, तो इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गई है। प्रोटॉन की तादाद एक्सीड हो गई है, किससे, इलेक्ट्रॉन की तादाद से। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं या न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव है, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए साइज केटाइन का छोटा हो जाता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन्स जा हो जाते हैं कि एक तो गया, वो बाकी को तो रोक ले। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं। इसलिए साइज केटाइन का क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो साइज ऑफ सोडियम आयन इज सिमिलर देन न्यूट्रल एटम, सोडियम एटम, because outer electron 11,
is being empty, outer electron layer empty हो गई है, and number of proton exceed, number of proton exceed, then number of electrons which exert strong electrostatic force of attraction, वो लगाएंगे strong electric force of attraction on remaining electrons, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इसलिए इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। अब आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम को देखें जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 282। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। देखो मैग्नीशियम आयन बन गया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 12। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और बढ़ गई है, प्रोटॉन ज्यादा एक्सिड हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, साइज और भी स्मॉल हो जाएगा। एल्यूमिनियम आयन को देखें 283, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 28, और इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इसके अंदर, प्रोटॉन हो गए 13। तो देखो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी साइज स्मॉल होता जाएगा। सिलिकॉन को देखें 284, हालांकि सिलिकॉन का जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है, दोनों चांसेस हैं गेन करने के भी हैं, मगर सिलिकॉन के जो मोस्ट कंपाउंड्स होते हैं उनमें वो लूज ही करता है। जैसे सिलिकॉन का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है SiO2 है, SiO2, उसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिलिकॉन क्या करेगा, लूज ही करेगा। तो मोस्ट केस में सिलिकॉन क्या करता है, मगर सिलिकॉन के पास चांस है गेन करने का भी, मगर जब लूज करेगा ये केटाइन बनाएगा तो क्या होगा, 2 8 और 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो गए कितने, 14। अब इसका मतलब है इनमें सब में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। देखो एक टर्म होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन आयंस में इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब सोडियम आयन है, इसके अंदर भी 2 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो मैग्नीशियम आयन है उसके अंदर भी 2 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम जो आयन है इसके अंदर भी 2 8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो सिलिकॉन है जिसके ऊपर +4 चार्ज है, ये इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं, मगर इसके अंदर प्रोटॉन 11 हैं, इसके अंदर प्रोटॉन 12 हैं, इसके अंदर 13 है, इसके अंदर 14 है। तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। तो साइज इन आयंस का भी कंपैरिजन करेंगे साइज की, तो इन आयन में साइज बड़ा किसका होगा, सोडियम आयन का होगा। तो ये हो गया केटाइन, ये क्या है, केटाइन पॉजिटिव आयन। अब आते हैं एनाइन। साइज ऑफ एनाइन, नेगेटिव आयन,
is larger than neutral atom या parent atom। अब देखो क्लोरीन है 287, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की, जो कॉन्फ़िगरेशन है 287 है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है नेगेटिव आयन 288। इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन है इसके अंदर 17। तो इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं इसके अंदर, नेगेटिव आयन बना। तो अब क्या होगा, इसका साइज लार्जर होगा। जो क्लोराइड आयन है उसका साइज लार्जर है क्लोरीन एटम से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से जो एनायन का साइज है वो लार्जर हो जाता है। तो साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज लार्जर देन chlorine atom because of repulsion of incoming electron and electron already present and electron already present in valence shell। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। अच्छा, अब आते हैं सल्फर पे। तो 286 है, ये 2 गेन करेगा तब इसका ऑक्टेट जाकर कंप्लीट हो जाएगा, -2 चार्ज जाएगा इसके ऊपर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी 18 हो गए हैं मगर प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 16 है। तो इसका मतलब है इसके में इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए हैं। फास्फोरस को देखिए 285, 3 गेन करता है ये और इसके ऊपर चार्ज आ जाती है -3, 288 हो जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए मगर प्रोटॉन कितने हैं, 15 है इसके अंदर। तो इन आयंस को भी हम क्या कहेंगे, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो। अब बताओ इसमें फॉस्फाइड आयन है, दूसरा सल्फाइड आयन है, तीसरा है क्लोराइड आयन। इनमें साइज किसका बड़ा होगा, फॉस्फाइड का साइज बड़ा होगा क्योंकि इसमें ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो साइज इसका क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। सल्फाइड से सल्फाइड का बड़ा होगा किसी, क्लोराइड से। अच्छा, अब हम अगर इनका ग्राफ बनाते हैं, यहां पे मैं लिख दूं आयनिक साइज, आयन का साइज लिखूं मैं, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर इनके। ये एटॉमिक नंबर है 11, ये है 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ पे है 17, मतलब क्लोरीन। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा सोडियम आयन। सपोज करते हैं सोडियम आयन का ये साइज है, ये सोडियम आयन का साइज है। तो मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, आयन का छोटा होगा। इसका मतलब है यहां तक ऐसे होगा ग्राफ। ये मैग्नीशियम आयन का साइज हो गया जो छोटा है इससे। अब एल्यूमिनियम का क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा।
ये एल्यूमिनियम आयन हो गया। ये सिलिकॉन प्लस 4 का साइज है। अब क्या होगा, अब ये तो पॉजिटिव आयन बन रहे थे, ये तो पॉजिटिव आयन बन रहे थे जिनका साइज मुसलसल क्या होता था, कम हो रहा था। अब बाकी ये नेगेटिव आयन बनाएंगे, तो साइज में क्या होगा, एकदम इजाफा हो जाएगा। साइज में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। फास्फाइड का साइज क्या होगा, लार्जर, तो वो नेगेटिव आयन है। ये तो पॉजिटिव आयन बन रहे थे जिनका साइज छोटा हो रहा था, मगर अब एकदम साइज में क्या होगा, इजाफा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव आयन बन गया, एनाइन बन गया। अब बाकी जो एनाइंस हैं उनका साइज क्या क्या होगा, ये सल्फाइड है जिसका साइज इसके मुकाबले में छोटा है, ये क्लोराइड है जिसका साइज और भी छोटा है। तो इसका मतलब इस तरह का कोई ग्राफ बन जाएगा, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा। इसका मतलब है आयनिक साइज इस तरह हो जाएगा। आयनिक साइज सबसे बड़ा किसका हो गया, फास्फाइड का। देन देन कौन होगा, सल्फाइड, देन क्लोराइड। क्लोराइड के बाद अब किसकी बारी आएगी, अब आएगा सोडियम आयन। उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आयन। उसके बाद एल्यूमिनियम आयन। उसके बाद सिलिकॉन। ये होगा आयनिक साइज का ट्रेंड हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा अब आते हैं ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा। आयनिक साइज इन ग्रुप्स। भाई ग्रुप फर्स्ट ए, मैं अगर ग्रुप फर्स्ट ए लेता हूं तो पहले कौन आएगा, लिथियम आयन। फिर क्या आएगा, सोडियम आयन। फिर क्या आएगा, पोटेशियम आयन। फिर रुबिडियम आयन। फिर कौन आएगा, सीजियम आयन। सीजियम आयन। अच्छा अब मुझे बताएं किसका साइज बड़ा होगा, सीजियम का बड़ा होना लाजिम बात है, क्योंकि सीजियम के अंदर टोटल 6 शेड हैं। अगर एक लूज हो जाए तो बाकी कितने बचेंगे, 5 तो बचेंगे ना। लिथियम के अंदर शेड कितने हैं, 2 हैं। एक लूज हो जाएगा, बाकी बचेगा एक। तो इसका मतलब है आयनिक साइज का ट्रेंड क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। आयनिक साइज या आयनिक रेडियस इंक्रीज। अच्छा 7वें ग्रुप में अगर देखोगे, ग्रुप 7 में, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें भी क्या होगा, ट्रेंड तो बढ़ने का होगा। भाई फ्लोराइड से क्लोराइड का साइज बड़ा होगा, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड का साइज बड़ा होगा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम हर ग्रुप में आप जाओगे ना, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें, तो बेरियम आयन है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर सीजियम और बेरियम को कंपेयर करें तो साइज किसका बड़ा होगा, सीजियम का बड़ा होगा। सीजियम का, ये तो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं ना, उनका साइज बड़ा होता है। सेकंड वालों का क्या होगा, साइज कम होगा। अच्छा अब देखो एक आपको ये दिया जाता है, एक दिया जाता है आयोडाइड आयन, इसका साइज बिगर है आयोडीन एटम से, होगा या नहीं होगा। और उसके बाद है ये पॉजिटिव आयन, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये आयोडाइड का नेगेटिव आयन है, इसका साइज बिगर होगा उसके न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होगा उसके केटाइन से। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक साइज, इनके ट्रेन वगैरह। अच्छा अब आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट में क्या, आईई भी यूज करते हैं, आईई भी यूज किया जाता है, आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost shell of gaseous neutral atom। ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक चेंज होगी क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost shell of gaseous neutral atom। इसका मतलब है आईपी एक अपनी शर्त बता रही है, शर्त रख रही है कि एटम को गैस वाले फॉर्म में होना चाहिए। और अब होता है नेचुरली सारे एलिमेंट गैस वाले फॉर्म में नहीं होते, मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सारे किसमें होते हैं, सॉलिड वाले फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मोर नॉन मेटल में भी काफी सॉलिड में है, कुछ गैस वाले फॉर्म में भी है, मगर शर्त कह रहा है कि अगर कोई भी आप एलिमेंट हो, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है नेचुरली, तो पहले इसको गैस में कन्वर्ट करो। पहले क्या करो, उसको उसको गैस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और वो जो एनर्जी यूज होगी वो आईपी के खाते में नहीं आएगी, वो अलग से हिसाब किताब है। ठीक है, समझ आएगा नहीं, मतलब बोर्ड का हिसाब किताब अलग होता है एंटिटी से, उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो अलग है। तो आईपी का हिसाब किताब भी यही है, अगर कोई एलिमेंट आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो तो उसको गैस में जो तब्दील करेंगे उसके लिए जो खर्चा होगा वो आईपी में काउंट नहीं होगा। हाँ, जब गैस वाले फॉर्म में आ जाएगा पूरा मोल्ड, उसके बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन आप लूज करेंगे, लूज करने के लिए जो एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनिक पोटेंशियल। तो सपोज करते हैं ये एम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो पहले इसको सब्लिमेट कर दो, डेल्टा एच, ये सब्लिमेशन। तो ये हीट अलग होगी, ये आईपी में काउंट नहीं होगी, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, या हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कभी कभी बोल देते हैं, एटम में तब्दील करना, किसमें, एटम में तब्दील कर देना उसको। अच्छा, तो ये तो सब्लिमेशन का टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे कभी कभी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टर्म। अच्छा, तो ये गैस वाले फॉर्म में आ गया, अब ये आ गया गैस वाले फॉर्म में, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लूज करेंगे हम। अच्छा, जो आयन होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, गैस वाले फॉर्म में। तो इसको ये जो डेल्टा एच है वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। और ये इसकी वैल्यू लाजिम बात है, आपको पता है पॉजिटिव होगी, एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चाहिए होगी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब ये एंडोथर्मिक चेंज है, एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है एटम का साइज है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया इसमें से, ये फर्स्ट आईपी कहलाती है। अगर इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आप, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो आईपी कहलाएगी सेकंड। और सेकंड आईपी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, किसे, फर्स्ट आईपी से। रीजन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, लूज होने के बाद केटाइन बन गया, केटाइन का साइज अभी पढ़ कर आए थे, अब छोटा होता है,
और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाता है, टाइटली बाउंड हो जाता है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल, और थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब है फर्स्ट आईपी लो होगी तो सेकंड क्या होगी, ज्यादा होगी, और थर्ड उससे भी ज्यादा होगी। अच्छा, अब आते हैं ये जो आयनिक पोटेंशियल है, ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे? अगर मेजर करना चाहे तो मेजरमेंट का तरीका क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए, या हमने पढ़ा था ना क्रॉस ट्यूब फर्स्ट ईयर के अंदर, क्रॉस ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट को गैस वाले फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। तो इसका मतलब है आयनिक पोटेंशियल को मेजर करने का तरीका क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब का तरीका है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट है। जाहिर है उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेंगे, रेज पड़ेंगे, उसके बाद वो एटम क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी तभी वो आयनाइज होगा एटम, ठीक है। तो इसको मतलब है, उसको मेजर करने का तरीका है विद हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या क्रॉस ट्यूब, उसके जरिए आप मेजर कर सकते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं, मेन बात फैक्टर्स की है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, या कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आईपी डिपेंड करती है, जो आयनिक पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है कौन से फैक्टर पे। अब देखो आयनिक पोटेंशियल काफी फैक्टर से डिपेंड करती है। एक होता है एटम का रेडियस या एटॉमिक साइज, एटम का साइज है उस पे डिपेंड करती है मेनली। अगर एटम का साइज छोटा है, एटम का जो साइज है वो क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होता है, करीब होता है, क्लोज होता है, और वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होता है, और उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है उसकी आईपी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा उसकी आईपी ज्यादा। जैसे साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, और वो लूजली बाउंड हो जाता है, और इजीली वो रिमूव हो जाता है, और थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है आंशिक पोटेंशियल और एटम का साइज का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जितना छोटा साइज है उतनी आईपी ज्यादा होगी, तो इनवर्स हो गया ना। जितना बड़ा साइज है तो आईपी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। एक फैक्टर ये हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट। शायद आपको मैंने पहले बताया था कि आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या है, ये कंबाइन इफेक्ट, मोहब्बत और नफरत का। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं सेम चार्जेस की वजह से। तो इस कंबाइन इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब है रिपल्शन ज्यादा होगी इनर इलेक्ट्रॉन्स की, किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन को। तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और लूजली बाउंड होगा, आसानी से वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जितना शील्डिंग इफेक्ट कम है, समझे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस हावी हो जाएगा, किस पे, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा, और आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी आईपी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियस की चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, मगर उनका असर जाया हो जाता है, इसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप टू बॉटम एक तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, एटम का साइज बढ़ जाता है, शेल बढ़ जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज का असर ग्रुप के अंदर नहीं पड़ेगा, मगर लेफ्ट टू राइट जरूर पड़ता है। पीरियड्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज का असर होता है।
जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाते हैं, इसलिए उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है आईपी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतनी आईपी ज्यादा है, क्योंकि जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, टाइटली बाउंड होगा, आईपी बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा डिपेंड करता है कि जो शेल है वो हाफ फील्ड है या कंप्लीट फील्ड है। याद करो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल, तो उनकी भी आईपी ज्यादा है। जैसे नोबल गैसेस हैं, उनका पी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, तो उनकी आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी होगा। अच्छा, एक होता है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, ये बहुत अहम फैक्टर है, ऑर्बिटल की नेचर। अब देखो, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल से बुलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर, सुन लो, 4s, 4p, 4p, 4d एंड 4f। नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम हो, मतलब 4s, 4p, 4p, 4d और 4f की कंपैरिजन करना चाहो तो 4s की आईपी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है 4s की आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, 4p से। 4p की आईपी ज्यादा होगी किससे, 4s, क्योंकि जो 4f होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है, तो उसकी आईपी कम होगी, और जो 4s है न्यूक्लियस के करीब है, उसकी आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जिन पे आईपी डिपेंड करती है। फिर फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी में भी फर्क होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं किसको, आईपी को। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज। तो जो आईपी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आईपी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आईपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देख लो, लिथियम है 21, सोडियम है 281, पोटाशियम है 2881, रुबिडियम है 281881, सीजियम है 28181881। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और लूजली बाउंड हो जाता है, वो आसानी से वो क्या हो जाता है, लूज। इसका मतलब है लिथियम से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के अंदर 3 शेल है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। पोटेशियम में और आसान हो जाएगा, रुबिडियम में और इजी हो जाएगा, सीजियम में वो क्या हो जाएगा, और भी इजी बन जाएगा। तो इसका मतलब है ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आईपी डिक्रीज होगी। देखो, इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज
ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी बाउंड हो जाता है, आसानी से लूज हो जाता है, पिक हो इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आईपी इंक्रीज, आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज इन एटम का साइज छोटा हो जाता है, इससे आई की वैल्यू बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है। एक फैक्टर ये हो गया। जो सेकंड फैक्टर है वो है शील्डिंग फैक्टर, या स्क्रीनिंग फैक्टर। इसी को हम देख लेते हैं। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन इनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इनको न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मगर ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बचाते हैं, किसे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाते हैं, इसको शील्ड करते हैं, इसके आगे ढाल बन जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस की तरफ उनको आने नहीं देते। तो इसी कंबाइन इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is attracted by nucleus and repelled by inner shell इलेक्ट्रॉन। देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है, मगर रिपल्शन किसकी है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की है। दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इस कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनर शेल के। जितने इनर शेल ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कि भाई रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर शेल के, नंबर ऑफ इनर शेल। जितने इनर शेल ज्यादा होंगे उतना शील्ड इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो आईपी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, सो आईपी डिक्रीज। इससे आईपी वैल्यू क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, आसानी से लूज हो जाएगा और आईपी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट का इतना खास रोल नहीं रहता, कोई खास जो रोल होता है वो नहीं रहता। जैसे ग्रुप के अंदर हम कहते हैं ना न्यूक्लियर चार्ज का कोई रोल नहीं है, ऐसे पीरियड्स के अंदर शील्ड इफेक्ट का भी कोई खास रोल नहीं है, कहीं होता है तो एक कोई आधी एग्जांपल होगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको कोई एग्जांपल, मगर ग्रुप के अंदर जरूर शील्ड इफेक्ट का एक रोल मिलेगा खास। ठीक है, तो क्लास आज कंप्लीट करते हैं, कल आपकी सिर्फ ये जो आपकी क्लास है ना इनको आना है कल, क्योंकि कल हमने और ज्यादा टॉपिक ये ग्रुप ट्रेन कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की भी हो सकती है,